नमस्कार मित्रों, मैं ऋषभ सिंह अपने यूट्यूब चैनल अर्थग्राफी विथ ऋषभ सिंह के माध्यम से एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरी बृहद भूगोल की क्लास चल रही है और जिसके अंतर्गत हमने 3 पार्ट पढ़ लिया है। आज जो हम पढ़ेंगे पार्ट 4 के अंतर्गत पढ़ेंगे। पार्ट 4 पार्ट 3 का ही अगला भाग है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पार्ट 3 के अंतर्गत ब्रह्मांड के बारे में हम पढ़ रहे थे। ब्रह्मांड की एक सामान्य सी परिभाषा या अर्थ बतलाया गया था हमारे द्वारा। यह अर्थ था, हम और हमारी पृथ्वी हमारे सौर मंडल का अंग है जिसका मुखिया सूर्य है। यहाँ तक हमने चीज़ों को एक्सप्लेन कर लिया था और हमने यह देख लिया था कि हम का क्या मतलब है, पृथ्वी का क्या मतलब है और सौर मंडल तथा सूर्य का क्या तात्पर्य है। सौर मंडल के अंतर्गत हमने देखा था कि बहुत सारे खगोलीय पिंड जैसे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु या पुच्छल तारा आदि सभी मिलकर के किसका निर्माण कर रहे थे? सौर मंडल का निर्माण कर रहे थे। जानकारी के लिए हम आपको यहाँ पे यह भी बता देना चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.6 अरब वर्ष पहले हुई है, जबकि हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति आज से 4.5 अरब वर्ष पहले हुई है। सूर्य की उत्पत्ति सबसे पहले हुई है क्योंकि सूर्य से ही अन्य सभी तत्वों के अस्तित्व का निर्धारण हुआ है। सूर्य की उत्पत्ति आज से लगभग 4.7 अरब अर्थात 5 अरब वर्ष पहले हो चुकी है। आगे के क्रम में हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा सौर मंडल हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा का एक अंश है। चलते हैं आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। तो यहाँ पे हम देखते हैं आकाश गंगा। कौन सी आकाशगंगा? मंदाकिनी। ये हमारी आकाशगंगा का नाम है। हम एक चित्र बनाते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का जो आकार है सर्पिलाकार है या तस्तरीनुमा है, कुछ इस तरह। ये हमारी आकाशगंगा का एक भाग हो गया, ये हमारी आकाशगंगा का दूसरा भाग हो गया और ये हमारी आकाशगंगा का तीसरा भाग हो गया। कुल कितने भाग? 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। तो हमारी आकाशगंगा की कुल कितनी घूर्णनशील भुजाएं हैं? हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। कितनी हैं? 3। पहली, दूसरी और तीसरी। पहली भुजा को हम बाह्य भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य भुजा। इसको मध्यवर्ती भुजा कहते हैं, मध्यवर्ती भुजा कहते हैं और इसको केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र। तो किसी भी आकाशगंगा या मंदाकिनी के केंद्र को हम बल्ज कहते हैं या बल्ज कहते हैं। बल्ज के केंद्र में क्वासर्स होता है। कौन होता है? क्वासर्स। तारावत रेडियो तरंगे होती हैं ये। जब आप खगोल शास्त्र का डीप में स्टडी करेंगे या फिजिक्स का डीप में स्टडी करेंगे, उसके अंतर्गत आपको क्वासर्स के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। और इसी क्वासर्स के बाद आपका महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है जिसे हम ब्लैक होल बोलते हैं। तो ब्लैक होल है तो इसे हम काले स्केच से लिख रहे हैं, ब्लैक होल। ब्लैक होल। इसको काला छिद्र भी कहते हैं, श्याम छिद्र भी कहते हैं, कृष्ण विवर भी कहते हैं। यहाँ पे श्याम और कृष्ण का मतलब काले रंग से है और विवर का मतलब हो गया छिद्र। तो यहीं पे आपका ब्लैक होल है। अब इसका ये जो पूरा केंद्र है, ये पूरा केंद्र क्या कहलाता है? बल्ज कहलाता है। अब इसी बल्ज में कुछ इस तरह की रेखाएं होती हैं जो कि तारावत रेडियो तरंगे होती हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? क्वासर्स बोलते हैं। और क्वासर्स के ही केंद्र में क्या होता है? ब्लैक होल। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि ब्लैक होल कहाँ पाए जाते हैं।
हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की जो 3 भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं में असंख्य तारे पाए जाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि हमारी मंदाकिनी की 3 घूर्णनशील भुजाओं में असंख्य तारे हैं एवं उनके सौर परिवार हैं। बहुत सारे तारे हैं, खरबों तारे हैं। कितने हैं? खरबों तारे हैं, बहुत सारे तारे। और उसी में से एक तारा अपना कौन है? सूर्य है। सूर्य के बारे में पहले ही बता दिया गया है कि सूर्य अपने परिवार के साथ हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में स्थित है। अर्थात हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का मध्यवर्ती भुजा ये है और यहीं पे कहीं इस तरीके से सूर्य स्थित है। तो मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि जहाँ कहीं भी अगर हम इस तरह बता रहे हैं, इसमें आप समझ लीजिए कि सूर्य है, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्कापिंड हैं, धूमकेतु हैं, पुच्छल तारे हैं इत्यादि पिंड इसी में समाहित हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? सौरमंडल बोलते हैं। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की जो तीनों भुजाएं हैं, इनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। कहा जाता है कि हमारी आकाशगंगा के बाह्य भुजा में न्यू स्टार कौन होते हैं? न्यू स्टार यानी वे तारे होते हैं जिनका भी जन्म हुआ होता है। और किसी भी तारे के जन्म होने की जो पहली अवस्था है वह प्रोटो स्टार है, आदि तारा बोलते हैं हम। प्रोटो स्टार, इसको एम्ब्रियो स्टार बोलते हैं, भ्रूण तारा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से एक बच्चे की स्थिति अपने माँ के पेट में होती है, ठीक उसी तरह से किसी भी तारे की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो प्रोटो स्टार की होती है, एक भ्रूण तारे के रूप में होती है। तो जितने भी नए तारे होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, हमारी मतलब किसी भी आकाशगंगा के बाह्य भाग में होते हैं। जो तारे अपनी आधी उम्र बिता चुके होते हैं वो मध्यवर्ती भाग में आ जाते हैं और जो तारे ख़त्म होने वाले होते हैं या मरने वाले होते हैं वो केंद्र में आ जाते हैं तथा ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ तारे ब्लैक होल में परिवर्तित होते हैं और कुछ तारे ब्लैक होल में परिवर्तित नहीं होते हैं। यह डिपेंड करता है कि उस तारे का द्रव्यमान सूर्य के कंपैरिजन या तुलना में कितना अधिक है या कितना कम है। जिन तारों का द्रव्यमान अधिक होता है सूर्य की अपेक्षा वो ब्लैक होल में चले जाते हैं और जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य की अपेक्षा कम होता है या सूर्य की तरह होता है उनकी अंततः स्थिति वाइट ड्वार्फ से होते हुए ब्लैक ड्वार्फ की होती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ब्लैक ड्वार्फ अलग है और ब्लैक होल आपका अलग है। अब यहाँ पे अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य कहाँ पे है? बीच में है। सूर्य की उम्र कितनी है? लगभग 5 अरब वर्ष। अर्थात हमने पढ़ लिया है कि जो तारा यहाँ पे रहेगा वो अपनी आधी उम्र में रहेगा। अब सूर्य यहाँ पे है, 5 अरब वर्ष बिता चुका है। अर्थात जो तारे पाए जाते हैं इनकी कुल कितना वर्ष होता है? इनकी कुल जो उम्र होती है 10 अरब वर्ष होती है। कितनी होती है? 10 अरब वर्ष। किसी भी तारे की उम्र 10 अरब वर्ष। कोई भी स्टार सबसे पहले प्रोटो स्टार बनता है, प्रोटो स्टार के बाद स्टार बनता है, स्टार के बाद रेड जाइंट बनता है, रेड जाइंट के बाद आपका वाइट ड्वार्फ बनता है, वाइट ड्वार्फ के बाद आपका सुपरनोवा विस्फोट होता है, सुपरनोवा विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारा बनता है, न्यूट्रॉन तारे से वो ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ये उस तारे की कहानी है जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कई गुना अधिक होता है। तो यहाँ पे हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का एक रूपरेखा हो गई। जिस तारे की उत्पत्ति होती है, जैसे यहाँ पे कोई तारा अगर जन्म ले रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा जो होगी वो प्लस होगी, मतलब बहुत ही अधिक होगी। अर्थात उस पूरे तारे में कौन होगा? केवल हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन किसी भी तारे में हाइड्रोजन होता है जब तारा जन्म लेता है। जैसे ही हाइड्रोजन का दबाव उस तारे पर बढ़ता है तो तारे के केंद्र में हाइड्रोजन पर दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो तारे के केंद्र में हाइड्रोजन पर दबाव अधिक हो जाने के कारण हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगता है, जिसे हम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। और इस प्रक्रिया में हम जानते हैं अच्छे तरीके से ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। तो सर्वप्रथम किसी आदि तारे में
आदि तारे के केंद्र में जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तो ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। ऊष्मा का जो प्रारंभिक रूप होता है, जो क्वांटम होता है, वो फोटॉन होता है। जैसे ही ऊष्मा उस फोटो स्टार में निकलेगी, तुरंत वह क्या कहलाएगा? स्टार कहलाएगा। तो ये किसी भी तारे के विकास की अवस्था से संबंधित है, जो अभी हमने बताया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि 3 घूर्णनशील भुजाओं में असंख्य तारे एवं उनके सौर परिवार हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में अपना सूर्य है तथा उसका सौर परिवार है, उसी तरह खरबों तारे पाए जाते हैं। तो यह क्यों नहीं हो सकता कि उनका भी अपना सौर परिवार हो, यानी खरबों सौर परिवार हैं। अब सूर्य के पास पृथ्वी जैसी ग्रह है, तो इन खरबों सौर परिवारों के पास पृथ्वी जैसी ग्रह क्यों नहीं हो सकती है? हालांकि यह आज चर्चा का विषय है, यह शोध का क्षेत्र है, निरंतर शोध जारी है। आने वाले समय में हो सकता है कोई पृथ्वी जैसा ग्रह हमें मिल जाए। हम सभी लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष को लेकर के जो हमारा रिसर्च चल रहा है, वो बहुत ही कच्छप गति से चल रहा है, बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। अभी तक हम अपने आस पड़ोस के ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए हैं, जैसे कि मंगल और शुक्र। तो हम पूरे ब्रह्मांड की बात कैसे कर सकते हैं, या पूरे ब्रह्मांड की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? चलिए, इसके बाद का जो पॉइंट है, हमारी मंदाकिनी की 3 घूर्णनशील भुजाओं के बाद मंदाकिनी सदृश, मंदाकिनी ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, मंदाकिनी की तरह कुछ दिखाई देने वाली और आकाशगंगाएं हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि मंदाकिनी सदृश कई आकाशगंगाएं मिलकर आकाशगंगा का पुंज या क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज बनाती हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है, ये अगर हमारी मंदाकिनी हो गई, तो इसी तरह कुछ और मंदाकिनी हैं। 2 मंदाकिनी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। कुल कितनी आकाशगंगा हैं हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की तरह? 24 आकाशगंगाएं हैं। तो इन 24 जो सत्य है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी आकाशगंगा जिस आकाशगंगाओं के समूह में स्थित है, उसमें कुल कितनी आकाशगंगाएं हैं? उसमें कुल 24 आकाशगंगाएं हैं, इंक्लूडिंग विथ मंदाकिनी। अब ये सब मिलकर के आकाशगंगाओं के एक समूह का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज बोलते हैं। तो ये आकाशगंगाओं का एक समूह हो गया। अब यहाँ पे कोई एक आकाशगंगा हो गई, यहाँ पे भी लगभग 100-200 आकाशगंगाएं होंगी, इनका अपना एक अलग समूह हो गया। अब यहाँ पे कोई 500 आकाशगंगाओं का समूह हो गया, ये इनका अपना अलग समूह हो गया। तो ये सभी क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज हैं। ये क्लस्टर ऑफ अंदर गैलेक्सी हैं, समूह क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। अब जब ये पूरा समूह मिल जाएगा, यानी इनका अपना एक अलग समूह हो जाएगा, तो इसको सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, यानी आकाशगंगाओं के समूहों के समूह। अब बहुत सारे सुपर क्लस्टर बन जाएंगे, यानी ये आकाशगंगा, ये आकाश क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, और इधर क्या हो गया? सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, ये पूरा। फिर यहाँ पे एक आकाशगंगा है अंदर, बाहर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, यहाँ पे फिर एक आकाशगंगा, बाहर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। ऐसी स्थिति यहीं पे है, और ये पूरा मिला देंगे तो सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। तो कई सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज मिल करके हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे वास्तव में हम किसके बारे में जानें? ब्रह्मांड के बारे में जानें। अब निश्चित तौर पर हम यह समझ सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। सबसे पहले तो हम यह जान लें कि हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं कितनी हैं। हमारे ब्रह्मांड में लगभग अरबों आकाशगंगाएं हैं। उन अरबों आकाशगंगाओं में प्रत्येक में लगभग खरबों तारे हैं, और सभी तारों के पास अपने अपने ग्रह हैं। तो हम सोच सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की स्थिति क्या है। ये तो हमारे ब्रह्मांड की हो गई। हम जब भी ब्रह्मांड शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा ब्रह्मांड लगा रहे हैं।
आप आगे पढ़ेंगे कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार यह बतलाया गया कि आज से करीब 15 अरब वर्ष पूर्व हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक छोटे से मटर के दाने जैसे पिंड से हुई थी, जिसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस या विलक्षणता का बिंदु कहा गया। उसी समय वस्तु तथा स्थान की उत्पत्ति हुई। उस समय जब विस्फोट हुआ, विस्फोट इस पिंड में हुआ, और जब विस्फोट होता है तो ये पिंड पूरा फैल जाता है। अब फैल करके एक तरफ पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होने लगा। जब एक तरफ पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होने लगा, क्या इधर नहीं हो रहा था ब्रह्मांड का निर्माण? क्या यही इधर नहीं हो रहा था ब्रह्मांड का निर्माण? तो चारों तरफ से ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था। हम यहाँ पे निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारे पूरे स्पेस में, अंतरिक्ष में एक ही ब्रह्मांड नहीं है, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। और जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि भी रहे हैं, वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक साथ कई आकाश गंगाओं, कई ब्रह्मांडों को अपने कंट्रोल में रखते थे। ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ की पुष्टि कर सकते हैं। हालांकि ये अभी शोध का विषय है और रिसर्च चल रहा है। यहाँ पे हम ब्रह्मांड की एक छोटी सी परिभाषा बताते हैं। इतना सब पढ़ने के बाद, अर्थात हम और हमारी पृथ्वी हमारे सौर मंडल का अंग है, जिसका मुखिया सूर्य है। हमारा सौर मंडल हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा का अंश है। हमारी मंदाकिनी की 3 घूर्णनशील भुजाओं में असंख्य तारे एवं सौर परिवार हैं। मंदाकिनी सदृश कई आकाशगंगाएं मिलकर एक आकाशगंगा का पुंज, अर्थात क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज का निर्माण करती हैं। आकाशगंगाओं के कई पुंज मिलकर के सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज का निर्माण करते हैं। आकाशगंगाओं के सभी पुंजों को सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड कहा जाता है, अर्थात सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर के विशालकाय आकाशगंगाओं तक के समूह को हम ब्रह्मांड कहते हैं। आज की क्लास में हमने यह देखा कि वास्तव में ब्रह्मांड क्या है। अगले क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत रहे हैं, और ब्रह्मांड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख पुस्तक कौन है, स्टीफन हॉकिंग की चर्चित किताब क्या है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, और आपके एडविन हब्बल के बारे में बताया जाएगा, जिन्होंने विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आगे बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख किया जाएगा। आकाशगंगा हमारी मंदाकिनी की क्या स्थिति है, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की क्या कोई पड़ोसी आकाशगंगा भी है, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी में कुल कितने तारे पाए जाते हैं, तारामंडल क्या होता है। इन सभी तथ्यों का अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। आपके जो महत्वपूर्ण सुझाव हों वो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें प्रेषित करें, और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।